न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आज हम जिन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं वो हैं एक्सेलरेटर त्वरित्र। कण त्वरित्र क्या हैं, कण त्वरित्र कैसे कार्य करते हैं और कौन कौन से स्पेसिफाई कण त्वरित्र हैं, उनके अंतर्गत हम रेखीय त्वरित्र तथा साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो त्वरित्र वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन आदि की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जा सके, अर्थात उनके वेग में परिवर्तन किया जा सके या कहें कि उनको त्वरित किया जा सके। तो इस प्रकार के जो उपकरण होंगे वो कण त्वरित्र पार्टिकल एक्सेलरेटर कहलाते हैं। तो वो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं उनके लिए जो एक आवश्यक अंग है वो आयन स्रोत है, यानी कि जो आवेशित कण वहाँ पर इंजेक्ट किए जाते हैं वो जरूरी हैं। तो सभी कण त्वरित्रों को एक आयन स्रोत की आवश्यकता होती है। ये सभी त्वरित्रों में आवेशित कण उपलब्ध कराने वाला जो महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी एक्सेलरेटर में जो आवेशित कण प्रोवाइड कराने वाला जो स्रोत है वो आयन स्रोत कहलाता है। आयन स्रोत की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि ऊर्जा प्रसार कम होना चाहिए, अर्थात कणों की ऊर्जा में होमोजीनिटी होनी चाहिए, अर्थात जो आयन स्रोत है वो एक दी गई स्पेसिफाई ऊर्जा के कण ही प्रोवाइड कराने वाला होना चाहिए। ये एक अच्छे उत्सर्जक गुणों के साथ उच्च तीव्रता का पुंज बीम प्रदान करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो आयन प्राप्त हो रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो हाई होनी चाहिए। ये सुगठित तथा दीर्घ आयु वाले होने चाहिए, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए। इनकी जो दक्षता है, इफिशियंसी है, वो हाई होनी चाहिए। किसी त्वरित्र की जो गुणवत्ता होती है उसको ठोस में कण प्रति सेकंड उत्सर्जित आयनों की मात्रा के द्वारा समझा जाता है। मुख्यतः जो सभी कण त्वरित्र होते हैं उनमें कम दाब पर गैस का दाब बहुत कम रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोड तथा कैथोड के बीच में उच्च विद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉन या धन आयन है वो उत्सर्जित की जाते हैं। तो जो आयन के जो स्रोत हैं उनके अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से आयन प्राप्त करने के प्रकार से उनके जो प्रकार हैं वो निम्नानुसार हैं, जैसे तप्त कैथोड आर्क, स्पार्क विसर्जन स्रोत, चुंबकीय आयन स्रोत, रेडियो आवर्ती विसर्जन स्रोत तथा दोलनी इलेक्ट्रॉन आयन स्रोत। अब यदि हम कण त्वरित्रों की बात करें तो जो सबसे पहले हम जिस कण त्वरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं वो रेखीय त्वरित्र है, लीनियर एक्सेलरेटर है। इस त्वरित्र में विभिन्न लंबाइयों L1, L2, L3, L4, L5 Ln धातु की बेलनाकार अपवाह नलिकाएं होती हैं जिनके बीच में जो दूरी का जो गैप है वो समान होता है। इन धातु की नलिकाओं के बीच का जो गैप है वो समान होता है, लेकिन इन धातु की नलिकाओं की जो दूरी है वो डिफरेंट होती है। ये अपवाह नलिकाएं अल्टरनेटिव रूप से एक आवर्ती विद्युत वोल्टता स्रोत से जुड़ी रहती हैं, अर्थात विषम संख्या की जो नलिकाएं हैं वो वोल्टता स्रोत के एक सिरे से, एक टर्मिनल से, तथा सम संख्या की जो नलिकाएं हैं वो वोल्टता स्रोत के दूसरे टर्मिनल से जुड़ी होती हैं। विषम क्रम संख्या वाली यदि ये माने कि शुरू में पॉजिटिव से जुड़ी हुई हैं तो सम वाली नेगेटिव सिरे से जुड़ी होंगी। यदि आवर्ती विद्युत इस वोल्टता स्रोत की आवृत्ति है वो f है तो इस आवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में जो तरंग दैर्ध्य जनरेट होगी लैम्डा बराबर c/f होगी। इस विद्युत स्रोत के कारण जब अपवाह नलिकाएं जैसे C1, C3, C5 विषम संख्या वाली बात कर रहे हैं, जब धनात्मक होती हैं तो अपवाह नलिकाएं C2, C4, C6 डैश 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 यानी कि सम संख्या वाली ऋणात्मक होंगी। अर्ध आवर्तकाल के बाद C1, C3, C5 ऋणात्मक हो जाएंगी तथा C2, C4, C6 धनात्मक हो जाएंगी। इस प्रकार अपवाह नलिकाओं की जो
ध्रुवता है वो अल्टरनेटिव रूप से चेंज होती रहती है। अपवाह नलिकाओं की जो लंबाइयां हैं L1, L2, L3 डैश डैश का चयन इस प्रकार किया जाता है कि जब धन आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं के बीच के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पीछे वाली नलिका धनात्मक तथा आगे वाली ऋणात्मक हो, ताकि जो आयन है पॉजिटिव आयन है वो एक्सेलरेटेड हो। इससे धनायन त्वरित होता है। अपवाह नलिका में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसके कारण धनायन अपवाह नलिका में नियत वेग सरल रेखा में गति करेगा। आवर्ती विद्युत क्षेत्र में इस आवर्ती की इस प्रकार होना चाहिए कि जब धनायन किसी भी अपवाह नलिका से बाहर निकले तब वह नलिका धनात्मक तथा आगे वाली नलिका है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। अर्थात यह समय आवर्ती विद्युत क्षेत्र के आवर्तकाल का आधा होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिव रूप से इनकी ध्रुवता है वो चेंज हो रही है। और इस आधे अर्धकाल में धनायन एक अपवाह नलिका को पार कर जाए तब धन आयन अपवाह नलिकाओं से बाहर आते समय प्रत्येक बार त्वरित होकर ऊर्जा ग्रहण करेगा। और इस प्रकार बार बार ऊर्जा ग्रहण करने से त्वरित होने के कारण धनायन की जो ऊर्जा है वो बढ़ाई जा सकती है। अब माना कि किन्हीं दो क्रमागत नलिकाओं के अंतराल में वी डैश विभवांतर लगाया गया है और मान लिया कि वी डैश है वो वी कोस ओमेगा टी है, वी साइन ओमेगा टी है, तथा नलिकाओं की लंबाई को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जब भी कोई धन आवेश जिसका आवेश E है तथा द्रव्यमान m है जब नलिका से बाहर निकले तो विभवांतर का मान जो V है अधिकतम मान है वो इस क्षेत्र में अर्थात नलिकाओं के बीच के अंतराल में आयन को त्वरित करेगा और प्रत्येक बार आयन है वो EV ऊर्जा है वो ग्रहण करेगा। यदि NV नलिका अंतराल NLN में आयन का वेग Vn है तो इस अंतराल को पार करने में लगा समय आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल का आधा होना चाहिए, अर्थात T/2 बराबर Ln/Vn होना चाहिए तथा n नलिकाओं को पार करने पर आयन का जो वेग Vn है वो होगा हाफ mVn² बराबर NeV, जिससे Vn बराबर ट्वाइस NeV/m यह NV नलिका में कण का जो वेग है वो होगा तथा Ln यानी कि NV लंबाई नलिका की जो लंबाई है वो होगी T/2 इंटू √ ट्वाइस NeV/m तथा हम जानते हैं कि आवर्ती होती है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है तथा रैखिक त्वरित्र की आवर्ती स्थिर रखी जाती है। अतः Ln बराबर होगा 1/2 f √ ट्वाइस NeV/m, चूँकि f बराबर c/λ, t बराबर 1/f यानी कि λ/c, जिससे Ln बराबर λ/2 √ ट्वाइस NeV/mc², जिससे Ln प्रोपोर्शनल टू √n यानी कि NV नलिका की जो लंबाई है वो प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, अर्थात L1 अनुपात L2 अनुपात L3 डैश 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 Ln बराबर 1 अनुपात √2 अनुपात √3 डैश 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 √n। अतः Ln प्रोपोर्शनल टू लेमडा या Ln प्रोपोर्शनल टू 1/f भी होता है। अतः जितनी अधिक आवर्ती यूज की जाएगी त्वरित्र उतना ही अधिक छोटा बनेगा। यदि पूरे रैखिक त्वरित्र में n अपवाह नलिकाएं हैं तब रैखिक त्वरित्र से जो निर्गत धनायन की कुल ऊर्जा होगी E बराबर वो NeV होगी। अब यदि मान लिया कि रैखिक त्वरित्र में आयनों को प्रवेश करने से पूर्व यानी भेजने से पूर्व उनकी ऊर्जा K थी, तब NV नलिका को पार करने पर जो आयन का वेग निम्न सूत्र से दिया जाएगा हाफ mVn² बराबर NeV प्लस K। यहाँ पर NeV ऊर्जा ग्रहण करता है, जिससे Vn बराबर 2 इंटू NeV प्लस K/m का रूट यहाँ 1/2 f √ ट्वाइस NeV प्लस K/m और कुल जो ऊर्जा होगी वो होगी कैपिटल NeV प्लस K।
चूँकि ये जो रेखिक तवृत्र है इसकी सीमाएं ये हैं कि इसकी आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 2-3 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इस कारण ये असुविधाजनक तवृत्र है, ज़्यादा कॉस्टली तवृत्र है, इसकी एफिशिएंसी कम है। इतने लंबे भाग में निर्वात बनाए रखना भी एक जटिल कार्य है। इस तवृत्र में कणों या आयनों का जो पल्स है, स्पंद है, वो अल्पकालिक ही प्राप्त होता है। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन ने 1932 में साइक्लोट्रॉन का विकास किया था। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने समकालिक त्वरण के लिए एक ऐसी युक्ति बनाई जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयनों को सर्पिलाकार पथ में घूर्णन कराकर उन्हें एक ही अंतराल यानी गैप में बार बार त्वरित किया जाता है तथा आयन की ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो जो साइक्लोट्रॉन की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार है। साइक्लोट्रॉन में दो खोखले चपटे अर्धबेलनाकार धात्विक पात्र D1 तथा D2 होते हैं जो चित्रानुसार दिखाए गए हैं। इन्हें डीज कहा जाता है। सामान्यतः ये उच्च चालकता वाले शुद्ध कॉपर तांबे के बने होते हैं। इन डीज को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष सी में रखा जाता है, हाईली वैक्यूम्ड कक्ष में रखा जाता है। इनके व्यास के किनारे परस्पर समांतर तथा थोड़ी दूर पर होते हैं। एक उच्च ऊर्जा लगभग 20 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के प्रत्यावर्ती वोल्टता 10 से 100 किलो वोल्ट के विभवांतर पर इन डीज D1 और D2 के मध्य लगाई जाती है, जो कि यहाँ पर दोलक के रूप में दिखाया गया है, जिससे D1 और D2 के मध्य अंतराल में प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती ओमेगा है तो T/2 बराबर π/ओमेगा समय पश्चात दोनों D की जो वोल्टता है वो एकांतर रूप से धनात्मक ऋणात्मक होती रहती है, यानी ध्रुवता चेंज होती रहती है। इस व्यवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र D के वर्ताकार पृष्ठों के लंबवत हो, जिससे धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है। उनको स्रोत S को D1 और D2 यहाँ जो P के रूप में दर्शाया गया है P पर रखा जाता है। अब बात इसके सिद्धांत की करें तो जब एक उच्च ऊर्जा का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की प्रत्यावर्ती वोल्टता जिस पर लगाई गई है, इस उपकरण में जब धनावेशित कण केंद्र P पर रखे जाते हैं, यदि किसी भी एक D के वर्ताकार पथ पर गमन करते हुए T/2 समय अंतराल में डीज के रिक्त स्थान पे आते हैं, तो जो उन पे जो बल लगता है चुंबकीय बल वो होगा F बराबर QVB बराबर अभिकेंद्रीय बल mv²/r, जिससे उस पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb। तो साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र आयन की गति के तुल्यकालिक होता है, अर्थात जितने समय में आयन D को अर्धचक्र में पूरा करता है उसे समय पश्चात विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यदि आयन को D के अर्धचक्र पार करने में लगा समय स्मॉल t है तो स्मॉल t बराबर कैपिटल T/2 यानी π/ओमेगा, जिसे T/2 बराबर πr/v या πm/qb और ओमेगा बराबर 2π/t होता है, जिससे ओमेगा बराबर qb/m। समीकरण 5 है। ये D पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती कोणीय आवर्ती है, और जब इसकी आवर्ती की बात करें तो ν बराबर qb/2πm6 ये समीकरण है। ν या Fc कहें, qb/2m ये साइक्लोट्रॉन आवर्ती कहलाती है। अतः साइक्लोट्रॉन में समकालीन स्थिति में रेडियो आवर्ती दोलित्र की आवर्ती समीकरण 6 के अनुसार होनी चाहिए। ये साइक्लोट्रॉन की आवश्यक शर्त कहलाती है। नेसेसरी कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी कि उसकी आवर्ती है वो qb/2πm
होनी चाहिए, तुल्यकालिक होनी चाहिए। साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति न्यू ए को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जितने समय में आयन अपना आधा चक्कर पूरा करता है उतने समय में डी की जो ध्रुवीयता है वो परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए जो आवश्यक शर्त है न्यू ए बराबर न्यू सी को अनुनाद की शर्त कहते हैं। यदि निर्गत कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो जब आयन का वेग बढ़ता है तो त्रिज्या आर का मान भी बढ़ता है। अंत में डी की परिधि पर पहुंच जाता है जहां पर आयन के पथ की जो त्रिज्या है वो उसका मान अधिकतम मान आर का अधिकतम वेग वी मैक्सिमम हो तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम होगा। अतः जो साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी ई बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। लेकिन हम जानते हैं कि क्यू बी बराबर ट्वाइस पाई एम न्यू सी है, तो ये वैल्यू यहाँ रखी तो ई बराबर हाफ ट्वाइस पाई एम न्यू सी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, यानी कि ई बराबर ट्वाइस पाई स्क्वायर न्यू सी स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अतः यदि डी के मध्य वोल्टता वी है तो डी1 तथा डी2 के बीच गैप को एक बार पार करने में आयन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा ई वी, यहाँ पर यदि आवेश ई है तो ई वी, आवेश क्यू है तो क्यू वी होगी। अब चूंकि एक चक्कर में कण है वो गैप को 2 बार पार करता है, इसलिए एक चक्कर में कण द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा ट्वाइस क्यू वी होगी। अतः एन चक्कर लगाने से निर्गत जो कण की गतिज ऊर्जा होगी वो ई बराबर ट्वाइस एन क्यू वी होगा, यानी कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत कण की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो ट्वाइस एन क्यू वी होगी। चूंकि जब साइक्लोट्रॉन की अदक्षता की बात करें तो जो कण का वेग बढ़ता है उसका जो प्रभावी द्रव्यमान है, जो आयन का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे जो कोणीय वेग का मान घटता है, अर्थात अर्धचक्कर लगाने में आयन अधिक समय लेता है, क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान वेग समीकरण से उसका जो प्रभावी द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। अतः जितने समय में ध्रुवता चेंज होती है उतने समय में आयन है वो गैप में पहुंच नहीं पाता है, तो आयन वो ठीक से त्वरित नहीं हो पा सकता है। इस कारण साइक्लोट्रॉन द्वारा आयन की ऊर्जा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है।